हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साक्षीज़ विद साधना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 और टॉपिक कवर करेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमेशा हमें किसी भी जो स्टेट होती है मैटर की उसे चेंज करने के लिए चीज़ों को गर्म करना या फिर प्रेशर देना ज़रूरी होता है? क्या आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिनमें लिक्विड डायरेक्ट वेपर स्टेट में आ जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियोस करी थी उसमें हमने ये देखा था कि पहले जब लिक्विड गर्म हीट होना स्टार्ट होता है तो वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे आता है और बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद स्टीम बनना स्टार्ट होती है। लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ रहा और डायरेक्ट लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि अगर हम किसी भी पानी को किसी कंटेनर में बिना ढके हुए रख दें या गीले कपड़ों को सूखने के लिए छोड़ दें तो इसमें क्या मैकेनिज्म है, जो वाटर है वो किस तरीके से इवेपोरेट होता है, तो यही सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें पता है जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते हैं। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो गैस के हों, सॉलिड के हों या लिक्विड के हों, इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। किसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब हमें देखना है इन केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बारे में अगर देखें, जो एक छोटा सा फ्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का सरफेस पे, सपोज करिए ये कोई एक ग्लास है ये, और हमें बात करनी है जो ये ऊपर, ये मैंने जो येलो कलर से बनाए हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर और ये है लिक्विड। और इसी तरीके के पार्टिकल्स नीचे भी हैं, लेकिन नीचे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो हमें बात करनी है जो पार्टिकल्स सरफेस पे हैं, ये सरफेस है ऊपर का, और ये जो येलो पार्टिकल्स है इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो पार्टिकल्स यहाँ नीचे होंगे। तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और जल्दी से क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये सब मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। और ये जो फिनोमेना होता है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं वेपर स्टेट में, इस फिनोमेना को ही हम एवापोरेशन कहते हैं। इसमें कोई भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता और डायरेक्ट लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये आपको याद रखना है। छोटी क्लासेस में तो इतना चल जाता है कि लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, दैट इज इवेपोरेशन। बट अब आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये लिखना ज़रूरी है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हो रहा है और पहले ही वेपर बन जा रहे हैं। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन में। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ एन एक्टिविटी। तो हम एक एक्टिविटी देखेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो पहले में हमें क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। हमने ये ले ली एक टेस्ट ट्यूब और इसको हमें किसके अंडर रखना है, एक विंडो। तो हमने यहाँ बना ली एक विंडो और इसमें यहाँ पर ये इतना पानी है, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा हमें एक लेनी है चाइना डिश। तो अब हम ले लेंगे एक चाइना डिश। इस चाइना डिश में भी हम क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे। उतना ही पानी लेना है जितना हमने पहले लिया था और इस चाइना डिश के ऊपर भी एक विंडो होगी। फिर क्या करेंगे हम,
Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. तो अब अगेन हमें क्या करना है, एक और चाइना डिश लेनी है। तो हमने एक और चाइना डिश ले ली और इस चाइना डिश में हमने क्या ले लिया, उतना ही पानी लिया जितना हमने पहले की चाइना डिश और टेस्ट ट्यूब में लिया है, उतना ही ले लिया। देन हम इस वाली को क्या करेंगे, इस वाली को हम ना किसी भी विंडो या फैन में नहीं रखेंगे, इसको हम एक अंदर कबर्ड के अंदर रख देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पहला इवेपोरेट होगा पानी, तो आप इजीली बता देंगे सेकंड नंबर वाला पहले होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये फैला हुआ है, इसका सरफेस ज़्यादा है, दूसरा ये विंडो के भी पास है, ये इसलिए यही वाला होगा सेकंड। फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है कि विंडो के पास है, लेकिन ये क्या ना अंदर इस तरीके से इसका सरफेस ज़्यादा नहीं है, और ये इसका सरफेस ज़्यादा है बट यहाँ हवा नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को हम इस एक्टिविटी से समझेंगे। अब ये चीज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका टेम्परेचर रिकॉर्ड, देन रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। इस वाले चीज़ को तो आप इजीली अपने घर पे करके देख सकते हो। रिकॉर्ड करिए कितने दिन लगते हैं या कितना टाइम लगता है इवेपोरेशन में। और इसी एक्टिविटी को आपको रेनी डेज में भी करना, मतलब अभी जैसे रेनी डे नहीं है, नॉर्मल डेज में कर लिया, और सिमिलर एक्टिविटी को आपको रेनी डे में भी करना है। और फिर क्या अंतर आता है आपके ऑब्जर्वेशन में, उसको भी आपको लिखना है। What do you infer about the effect of temperature, surface area, wind velocity on evaporation? तो अब हमें क्या क्या देखना है, देखो कि टेम्परेचर का क्या असर होता है इवेपोरेशन पे, सरफेस एरिया का क्या होता है, और विंड वेलोसिटी का क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। You must have observed that the rate of evaporation increases with. देखो अगर हमें किसी भी चीज को जल्दी से evaporate करना है तो वो कैसे होगी। पहली चीज, अगर हम उस चीज का सरफेस एरिया बढ़ा दें, जैसा मैंने आपको बताया था, चाहे अगर मान लीजिए किसी ग्लास में पानी है, जैसे उसमें टेस्ट ट्यूब में था, तो ये कम देर लगेगी इसे इवापोरेट होने में। और वहीं हमने उस चीज को अगर किस पे कर दिया है, एक प्लेट में कर दिया है, तो वो पानी जल्दी से सूख जाए। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा होता है। इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. अगर हम किसी भी चीज को फैला देंगे इस तरीके से पानी को, तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम उसे कम एरिया में रखेंगे तो उसे इवेपोरेशन करने में टाइम लगेगा। तो इस चीज से आप समझ गए कि अगर हम किसी भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अगर किसी भी चीज का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण वो जल्दी से वेपर स्टेट में आएंगे। इसलिए जब अच्छी धूप निकलती है तो कपड़े जल्दी सूखते। क्यों? क्योंकि धूप निकलने से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और पार्टिकल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। यही रीजन है। फिर अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देखिए अगर ह्यूमिडिटी, पहली चीज तो ये समझो ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मतलब जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं उसी चीज को हम ह्यूमिडिटी कह देते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी कि एवापोरेशन ज्यादा होता है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए तो कपड़े नहीं सूख पाते। तो अब इस चीज को हम समझते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। देखो आपने ह्यूमिडिटी तो समझ लिया। ह्यूमिडिटी वो होता है कि जो पानी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर में ऑलरेडी, उसी को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर वेपर एयर में मौजूद है, तो अगर आप कपड़े सुखाने के लिए उस टाइम पे डालोगे, एयर में पहले से ही क्या है, वाटर वेपर, फिर आपके कपड़े भी गीले हैं, उन कपड़ों से जो पानी इवेपोरेट होके जाएगा वो कहाँ फिट होगा, वो भी तो एयर में ही फिट होता है, तभी आपके कपड़े सूखते हैं। अब जब एयर में ऑलरेडी पानी है
तो फिर वो पानी जो कपड़ों में है वो कहीं जा नहीं पाएगा, इसलिए हमारे कपड़े सूखेंगे नहीं। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ह्यूमिडिटी होती है कपड़े सूखते नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है उस टाइम पे कपड़े नहीं सूखते। इसलिए नहीं सूखते क्योंकि जो रेन का पानी होता है वो एयर में भर जाता है और इसी वजह से हमारे कपड़े सूख नहीं पाते। लेकिन अगर एयर में ह्यूमिडिटी नहीं है तो एयर के पार्टिकल्स खाली होते हैं, उनके बीच में होता है स्पेस, इसलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं तो जो कपड़ों का पानी होता है वो उन एयर के बीच में चला जाता है और कपड़े इजीली सूख जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हमारे कपड़े बारिश के टाइम पे नहीं सूखते या ह्यूमिडिटी के टाइम पे हमारे कपड़े क्यों नहीं सूखते हैं। दूसरा, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। देखिए हम सभी जानते हैं अगर विंड अच्छी चल रही होती है, हवा अच्छी चल रही होती है तो चीजें सूख जाती हैं। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। आपने देखा होगा अच्छी हवा चल रही होती है तो कपड़े सूख जाते हैं, और हम ऐसा भी करते हैं कई बार जब जैसे बारिश होती है बाहर तो हम अंदर कपड़ों को डाल देते हैं फैन चला के। फैन विंड ही तो देता है, हवा देता है, उससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। With the increase in wind, the particles of water vapor move away with the wind, decrease the amount of water vapor in the surrounding. तो विंड से क्या होता है, जो आसपास की जो एयर होती है उसमें जो पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, विंड के कारण वो वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से हट जाते हैं और एयर खाली हो जाती है। एयर खाली हो जाती है मतलब एयर के बीच के जो पार्टिकल्स है वो खाली हो जाते हैं, तो जो हमारे कपड़ों का गीला पानी होता है उसको स्पेस मिल जाता है और वो वहां जाके फिट हो जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब हम ये देखेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब तक हमने देखा कि इवेपोरेशन क्या होता है, देन हमने देखा था कि फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन से कोई भी चीज ठंडी कैसे हो सकती है, कूलिंग कैसे हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन ओपन वेसल, किसी भी खुली हुई वेसल में द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ये तो हमने पहले ही बताया था, अगर वेसल कोई भी आप पानी भर के रख दो, चाहे उसमें कुछ टाइम लगे, दिन लगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 महीना, अगर चीज बड़ी है, आपने मान लीजिए बड़ी सी एक टंकी ले ली उसमें पानी भर दिया तो उसको महीने भी लग सकते, बट हाँ अगर वो ओपन वेसल है तो पक्का पानी आपका इवेपोरेट होगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द एवेपोरेशन। देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जो सराउंडिंग की जो एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक टब भर के रख दी, इसमें पानी है, इसके अंदर क्या था, पानी, तो ये जो लिक्विड है ये जो इसके सराउंडिंग की सारी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। किस लिए, टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवेपोरेशन। अभी क्या ऊपर से भी एवेपोरेशन हो रहा है तो इसकी एनर्जी जा रही है, पानी की एनर्जी, लिक्विड की एनर्जी कम हो रही है क्योंकि इस पे हो रहा है एवेपोरेशन। तो अपनी एनर्जी को बना के रखने के लिए सराउंडिंग की एनर्जी को भी ले लेता है। और जब ये यहाँ से देखो सराउंडिंग से जब ये एनर्जी लेगा, जब इस जगह की एनर्जी चली गई तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी ठंडी। दिस इज वाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस तरह से समझिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज गर्म है, ठीक है, और वो गर्म चीज किसी ने यहाँ पर ले ली, तो अब ये गर्म चीज जब यहाँ चली गई, यानी एनर्जी जब ये दूसरी जगह पे चली गई, तो ये जगह कैसी रह जाएगी, ठंडी, क्योंकि गर्म चीज तो दूसरी जगह पे चली गई है। तो इस तरीके से इवेपोरेशन के जरिए कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। What happens when you pour some acetone, that is nail polish remover, on your palm? These particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. देखिए जनरली हमें कूलिंग का कई बार ना पता नहीं पड़ता इवेपोरेशन में, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। फॉर एग्जांपल एसीटोन, एसीटोन तो एक केमिकल ही हम केमिस्ट्री में बोल दे रहे हैं, कॉमनली इसे बोला जाता है नेल पॉलिश रिमूवर। इसको आप कभी अपने हाथ पैर पे कहीं स्किन पे लगा के देखिए, काफ़ी ठंडा ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत
सेकेंड्स में उड़ जाता है। जैसे ही लिक्विड फॉर्म में होता है ये बॉटल में और जैसे ही हाथ पे आए उड़ जाता है, तो बहुत जल्दी उड़ जाता है ये, इसलिए हमें बहुत जल्दी पता पड़ता है कि कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट आ रहा है इवेपोरेशन की वजह से। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the largest latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. देखिए आजकल ये चीज़ें बहुत कम होती है, लेकिन पहले ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती थी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम रहता है तो शाम को लोग छतों पे सोते हैं, और उसमें सोने से पहले लोग क्या करते थे कि पानी डालते थे। पानी डालने से क्या होता था, जितनी भी वो छत होती थी गर्म हो जाती थी जो दोपहर में, वो पानी डालने से ठंडी होने लगती थी। तो लोग हर शाम सोने से पहले किया करते थे, लेकिन आजकल ये चीज़ें कम हो गई क्योंकि लोग अपने घरों में एसी में सोना पसंद करते हैं, तो ये चीज़ें हो गई कम। अब यहाँ पर एक टर्म आई है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस को चेक करिए, क्योंकि मैंने इसमें डिटेल में आपको समझाया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताए कुछ जहाँ पर होता है इवेपरेशन से कूलिंग इफेक्ट, लेकिन क्या आप मुझे और एग्जांपल बता सकते हैं? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Why should we wear cotton clothes in summer? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं समर में? अब पहनते हैं तो पहनते हैं, है ना, यही एक चीज चली आ रही है। वुलन विंटर में पहनते हैं, कॉटन समर में पहनते हैं, भाई पहनते हैं तो पहनते हैं, बट क्यों पहनते हैं? तो इसलिए ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। समर में क्या होता है, काफी हम परस्पायर करते हैं, पसीना वगैरह आता है, ठीक है, ऐसा अपनी बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी ना हमें कूल रखती है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. ये चीज हमने अभी अभी पहले पढ़ी कूलिंग इफेक्ट में कि वो क्या करती है, गेन कर लेती है एनर्जी को सराउंडिंग से, और इसीलिए तो फिर ठंडा ठंडा लगने लगता है। ये चीज हमने अभी अभी पढ़ी थी। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. है ना, तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा पसीना आता है आपको, अच्छा फिर ठंडा ठंडा सा भी एहसास होता है, ये इसलिए ही होता है। Cotton, being a good absorber of water, helps in observing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. और देखिए कॉटन क्या होता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है चीज़ों को, है ना, तो वो हमारे स्वेट को, जो हमारा पसीना निकलता है उसको भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और एटमॉस्फेयर में ले आता है, जिसकी मदद से जो पसीना है वो आसानी से सूख जाता है। इसलिए गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? आपने बहुत नॉर्मल सी चीजें देखा होगा ना, जब आइस कोल्ड ठंडा ठंडा पानी होता है तो आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। क्यों आती हैं ये? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। ग्लास में लीजिए आइस कोल्ड वाटर। Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. और फिर हमें क्या देखने को मिलेगा कि ग्लास के बाहर कुछ बूंदें आ गई हैं पानी की। The water vapor present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets. और ये ऐसा इसलिए होता है सब, जैसे कि ये रहा हमारा वो ग्लास, अरे पानी की जगह तुम इसमें कोई भी कोल्ड ड्रिंक भर दो ठंडी सी, तो भी क्या होता है, यहाँ ड्रॉपलेट्स हमें आउटर सरफेस पे देखने मिलती हैं। अब वो क्यों देखने मिलती हैं? क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट थे, वेपर प्रेजेंट थे, वो जैसे इस ठंडे से ग्लास के कांटेक्ट में आए तो क्या बन गए, वो लिक्विड में चेंज हो गए, वेपर से लिक्विड में चेंज हो गए, इसलिए हमें यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं बाहर। Now scientists are talking of 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. देखिए
आजकल, पहले तो हमने नॉर्मली यही पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस मैटर होती है, लेकिन आजकल जो साइंटिस्ट है वो दो और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करने लगे हैं, जैसे कि प्लाज्मा और BEC आप इसे कह सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वो तीन ही हैं सॉलिड लिक्विड गैस, बट एक नज़र इन पे भी। प्लाज्मा, द स्टेट consist of super energetic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gas. देखिए ये स्टेट कैसी होती है, ये इस स्टेट में होते हैं सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स किसके फॉर्म में होते हैं, आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ प्लाज्मा की, प्लाज्मा स्टेट की बात हो रही है। आगे देखते हैं, द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। हमने बल्ब्स देखे हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब देखी हैं, ये सारी किसके क्या होता है इनमें, प्लाज्मा। ये किसके कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा। इनका जो मैटर है स्टेट कोई पूछे तो आप बता देंगे प्लाज्मा। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas। देखिए इनके अंदर जो बल्ब होते हैं, इन नियॉन साइन बल्ब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नियॉन क्या है, एक गैस है, यही फिल होती है इन बल्ब में। और जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है इनके अंदर हीलियम गैस होती है। ये हीलियम गैस वही गैस है जो बलून्स में फिल करी जाती है, उन बलून्स में जो आसमान में उड़ते हैं उनमें भी हीलियम गैस होती है। The gas gets ionized, that is gets charged when electrical energy flows through it। और जब हम, जैसे अब ये लाइट है तो हम इनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी तो देंगे, और जैसे ही हम इनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो जो इनके अंदर गैस है वो आयनाइज्ड हो जाती है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। और जैसे ही आयनाइज्ड हो जाती है क्या बन जाता है इनके अंदर, क्रिएट्स प्लाज्मा, और ग्लो करने लगता है ट्यूब या बल्ब के अंदर। The plasma glows with a special color depending on the nature of gas। और प्लाज्मा का कलर डिपेंड करता है गैस पे, जिस तरह की गैस आप यूज करेंगे उस तरह का आपको कलर देखने को मिलेगा लाइट का। The sun and the star glow because of the presence of plasma in them। और यही रीजन है जो सन और स्टार ग्लो करते हैं उनमें एक कलर की चमक आती है, ये भी प्लाज्मा की वजह से आती है। The plasma is created in stars because of very high temperature। और यहाँ तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, इसी वजह से गैसेस आयनाइज्ड हो जाती हैं और प्लाज्मा क्रिएट होता है। लेकिन जो स्टार्स, और वहाँ तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने नहीं जा रहे ना, लेकिन वहाँ क्या होता है, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो ही बहुत इतना ज़्यादा होता है। और आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ, जो सन है ये भी एक प्रकार का स्टार होता है, सन इज अ स्टार। तो इसकी भी अपनी एक लाइट होती है, और वो लाइट कहाँ से आ रही है आज आपको पता पड़ गया है, प्लाज्मा से। अब जो फिफ्थ है हमारी स्टेट ऑफ मैटर, इसे पढ़ते हैं बोन आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन जी का नाम आ रहा है, तो ये कौन थे, ये है एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, 1920 में इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो पढ़ने में ही मेरे को काफ़ी प्राउड फील होता है, जब भी इंडियन करके नाम आ जाता है तो अपने अंदर ही एक खुशी सी आ जाती है, स्माइल आ जाती है और गर्व महसूस होता है। तो ये एक इंडियन फिजिस्ट से सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने क्या करा, कुछ कैलकुलेशन की टू फाइंड आउट अबाउट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। Building on his calculations, Albert Einstein predicted a new state of matter। और इनकी calculations पे आधारित अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट करी एक नई स्टेट ऑफ मैटर, जिसका नाम है द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। बोस लिया है सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम से, और आइंस्टाइन के नाम से लिया है हमने आइंस्टाइन। In 2001, Erica A. Cornell, Wolfgang Cattrall and Carl E. Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensation। इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, किसके लिए, बोस BEC के लिए, दैट इज बोस आइंस्टीन
कंडेंसेट, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। द BC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। और ये कैसे बनता है? जब हम किसी भी गैस जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा लो हो उसको कूल करें, अबाउट 1/100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। और नॉर्मल एयर से कितनी होनी चाहिए उसकी डेंसिटी? कम से कम अबाउट 100,000 इतनी, to super low temperature. You can log on to www.camforkids.com to get more information on these fourth and fifth states of matter. तो ये जो साइट दी है आप इस पे जाके फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अब फिजिक्स या फिर बायो में से। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।